नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर पर बात करने वाली हैं, 1885 से 1947 तक। जी। ये वो समय था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और अपने अंजाम तक पहुंची। हमारा फोकस खास तौर पर उन घटनाओं और तथ्यों पर रहेगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सफर कई अहम मोड़ों से गुजरा है। हम कोशिश करेंगे कि समय के हिसाब से मतलब क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ें ठीक है, और जो मुख्य घटनाएं हैं और उनसे जुड़े जरूरी पॉइंट्स उन पर बात करें। तो फिर शुरुआत 1885 से करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये किसके दिमाग की उपज थी? माँ, इसकी पहल की थी A.O. ह्यूम ने, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। अच्छा। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई और इसमें दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा जैसे बड़े भारतीय नेता भी शामिल थे। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन बॉम्बे में ही हुआ और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। यहाँ दो नाम और याद रखने जरूरी हैं परीक्षाओं के लिहाज से। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। हाँ। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये अंतर जरूरी है, पहली महिला और पहली भारतीय महिला। ठीक है। जी। तो ये तो हुई शुरुआत। फिर लगभग 20 साल बाद 1905 में एक बड़ी घटना हुई, बंगाल का विभाजन। हाँ, बंगाल विभाजन 1905। कौन थे उस वक्त वाइसरॉय? उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने ही ये विभाजन किया था। ओके। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया। कारण क्या बताया गया था? कारण तो प्रशासनिक सुविधा बताया गया था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, शासन चलाना मुश्किल है। लेकिन असल मकसद जैसा माना जाता है वो था राष्ट्रवाद को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, मतलब फूट डालो राज करो वाली नीति। अच्छा, पर ये विभाजन बाद में रद्द भी हुआ था। हाँ बिल्कुल, लोगों का जबरदस्त विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला। इसके चलते 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है। अब विभाजन के ठीक बाद 1906 में मुस्लिम लीग भी बन गई। जी हाँ, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका मकसद क्या था? इसका घोषित मकसद था मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, आगा खान की अध्यक्षता में। और फिर अगले ही साल 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई, सूरत में। हाँ, सूरत विभाजन 1907। कांग्रेस का अधिवेशन था सूरत में। यहीं पर कांग्रेस दो गुटों में बट गई, नरम दल यानी उदारवादी और गरम दल यानी उग्रवादी। अच्छा। अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। और गरम दल के मुख्य नेता वो लाल बाल पाल? बिल्कुल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन्हें ही लाल बाल पाल की तिकड़ी कहा जाता था। एक तरफ ये राजनीतिक घटनाएं चल रही थीं, दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हो रही थीं। खुदीराम बोस का नाम इसी दौर में आता है ना? क्रांतिकारी गतिविधियां भी जोरों पर थीं। 1908 में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। क्यों? उन पर और प्रफुल्ल चाकी पर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का आरोप था। हालांकि उसमें किंग्सफोर्ड बच गया था। हाँ। इसे अलीपुर बम षड्यंत्र केस भी कहते हैं। खुदीराम बोस उस वक्त बहुत कम उम्र के थे। हाँ। और फिर गदर पार्टी, वो भी इसी दौर के आसपास। जी। 1913 में भारत से दूर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इनका मकसद सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजी राज खत्म करना था। और फिर एक बड़ा मोड़ आता है 1915 में, जब महात्मा गांधी भारत लौटे। हाँ बिल्कुल, 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उन्हीं की वापसी की याद में भारत आकर उन्होंने पहले साल तो पूरे देश का दौरा किया, स्थिति को समझा और फिर अपने सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। इसी बीच 1916 में होम रूल आंदोलन भी चला था। हाँ, एनी बेसेंट और तिलक का। जी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने लक्ष्य था स्वशासन यानी होम रूल। तिलक ने बेलगांव में पहली होम रूल लीग स्थापित की थी। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, वो चंपारण वाला। हाँ, 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर जुल्म हो रहा था। वो 3 कठिया प्रणाली। बिल्कुल, 3 कठिया प्रणाली, मतलब जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य था। गांधी जी ने इसके खिलाफ सफल सत्याग्रह किया। चंपारण के बाद अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन भी महत्वपूर्ण हैं। जी, दोनों 1918 में हुए।
अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल थी प्लेग बोनस को लेकर। गांधी जी ने नेतृत्व किया, भूख हड़ताल की और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। अच्छा। और उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी, पर सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी, तो वहां भी लगान माफी के लिए सत्याग्रह हुआ। इसमें सरदार पटेल गांधी जी के साथ जुड़े। सरदार पटेल का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश यहीं से माना जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह से वो प्रमुखता से सामने आए। फिर आता है 1919, एक बहुत ही दुखद और महत्वपूर्ण साल। रॉलेट एक्ट से शुरू हुआ। हाँ, 1919 पहले आया रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। क्यों कहा था काला कानून? क्योंकि इसके तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। मतलब ना वकील, ना दलील, ना अपील। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक था। जी, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ। इसका पूरे देश में भारी विरोध हुआ। इसी एक्ट के विरोध में और पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग में। हाँ, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। जी, अमृतसर का जलियांवाला बाग एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनरल डायर ने सैनिकों के साथ आकर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया था। हाँ, एकमात्र रास्ता बंद करके सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इसे अमृतसर नरसंहार भी कहते हैं। इस हत्याकांड की प्रतिक्रिया क्या हुई? लोगों ने विरोध कैसे जताया? जबरदस्त गुस्सा था पूरे देश में। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से मिली केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी। और इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। जी, 1919 से 1922 तक तुर्की के खलीफा के पद को बनाए रखने के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन चलाया था। शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु कहते हैं, इसके प्रमुख नेता थे। गांधी जी ने इसका समर्थन किया था? हाँ, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का एक अवसर माना और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। और फिर इसी पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बिल्कुल। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और खिलाफत के मुद्दे को लेकर गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया। इसमें सरकारी नौकरियों, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों, विदेशी कपड़ों, सबका बहिष्कार शामिल था। ये आंदोलन काफी सफल रहा था शुरू में। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया। अभूतपूर्व था ये। लेकिन फिर चौरी चौरा की घटना हो गई। हाँ, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम की जगह पर आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने गुस्से में आकर पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे। जी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को लेकर बहुत दृढ़ थे। इस हिंसा से वो बहुत आहत हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, फौरन 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि उनके इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी उस समय। आंदोलन वापसी के बाद फिर कांग्रेस में मतभेद हुए, स्वराज पार्टी बनी। जी, कई नेता जैसे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू गांधी जी के फैसले से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि परिषदों का बहिष्कार करने की बजाय चुनाव लड़कर परिषदों में जाना चाहिए और वहां सरकार का विरोध करना चाहिए। अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर जाके लड़ना। हाँ, एक तरह से। इसी विचार के साथ उन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। चितरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। और 1924 का बेलगाम अधिवेशन, वो क्यों खास है? वो इसलिए खास है क्योंकि वो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है परीक्षाओं में। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, बेलगांव 1924। जी, ठीक है, आगे बढ़ते। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका काफी विरोध हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। हाँ, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था। काम था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। तो विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। ओहो, मतलब भारतीयों के भविष्य का फैसला बिना किसी भारतीय के। बिल्कुल, इसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा। इसीलिए जब कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा तो पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हड़तालें हुई, साइमन गो बैक के नारे लगे। इसी विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। हाँ, लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
वे बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने आंदोलन को और मजबूती दी होगी। बिल्कुल। इसके बाद स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। जी, ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य घोषित किया। पहले डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। हाँ, पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, पर अब लक्ष्य पूर्ण स्वराज हो गया। और यहीं तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और मनाया भी गया। जी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के बाद अगला बड़ा कदम दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। हाँ, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद उसे पाने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत नमक कानून तोड़कर की। जी, उस समय नमक बनाने पर सरकारी एकाधिकार था, टैक्स भी था। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण माना। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की। लगभग 240 मील चलकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और समुद्र किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है। दांडी मार्च के बाद फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, ब्रिटिश सरकार संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना चाहती थी। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में। पहला कब हुआ? पहला हुआ नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। फिर सरकार ने कांग्रेस को मनाने की कोशिश की। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, गांधी-इरविन पैक्ट। इसमें क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, और गांधी जी आंदोलन स्थगित करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो गांधी जी गए दूसरे सम्मेलन में? हाँ, सितंबर से दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गए। सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। क्या ये सफल रहा? नहीं, ये भी असफल रहा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर कोई सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी निराश होकर लौटे और आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। तीसरा सम्मेलन भी हुआ था? हाँ, नवंबर-दिसंबर 1932 में तीसरा सम्मेलन हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी दौरान पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। जी बिल्कुल। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी थी, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। गांधी जी इसके खिलाफ थे? हाँ, गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। उन्होंने पूना की यरवदा जेल में इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। अच्छा, और डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर अंबेडकर तीनों सम्मेलनों में शामिल हुए थे। इन सब चर्चाओं के बाद फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश भारत का सबसे लंबा अधिनियम था। लॉर्ड विलिंगडन उस समय वाइसरॉय थे। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? इसमें प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, हालांकि वो लागू नहीं हो पाया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को खत्म कर दिया गया। और इसी के आसपास पाकिस्तान की मांग भी उठी। हाँ, 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार औपचारिक रूप से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस दौरान क्रिप्स मिशन भारत आया था। जी, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा। उसने क्या प्रस्ताव दिए? और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर अड़ी थी, तो ये मिशन फेल हो गया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, मतलब एक डूबते हुए बैंक का बाद की तारीख का चेक। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला हुआ। बिल्कुल, गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना ही होगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसे किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी मौके पर गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। जी हाँ, अंग्रेजों ने फौरन कार्रवाई की
ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह आंदोलन जनता के स्तर पर चलता रहा और इसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। और फिर आजादी की तरफ आखिरी कदम, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन। हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में लॉर्ड विविल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, पर वो असफल रहा। फिर 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें कौन कौन थे? 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसका काम था संविधान निर्माण और सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना। क्या इसने बंटवारे का सुझाव दिया था? नहीं, कैबिनेट मिशन ने बंटवारे का सुझाव नहीं दिया था, बल्कि एक ढीले ढाले संघ का प्रस्ताव रखा था। इसी की योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ। लेकिन फिर भी बंटवारा हुआ, वो कैसे तय हुआ? कैबिनेट मिशन योजना भी आखिर में लागू नहीं हो पाई। कांग्रेस और लीग में सहमति नहीं बनी, देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। तब फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसरॉय बनकर आए। उन्होंने हालात देखकर ये नतीजा निकाला कि बंटवारा ही एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना पेश की, जिसमें भारत के बंटवारे की बात थी। और इसी के आधार पर स्वतंत्रता मिली। जी, इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। सीमाओं का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग ने, उन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन है। इस पूरी यात्रा में कुछ और महत्वपूर्ण नाम या घटनाएं हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, संक्षेप में? हाँ, कई हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन और दिल्ली चलो का नारा। हाँ। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध कथन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना बहरी सरकार को सुनाने के लिए। 1916 का लखनऊ समझौता, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग करीब आए और नरम गरम दल फिर से एक हुए। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसने देसी भाषाओं के प्रेस पर रोक लगाई। हाँ। लाला लाजपत राय का वो कथन, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। जी। जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर कमेटी बनी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो ICS बने। बहुत अच्छे। तो ये थी 1885 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी, खासतौर पर उन तथ्यों पर ध्यान देते हुए जो परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। बिल्कुल, हर घटना, हर व्यक्ति का योगदान इस लंबी कहानी का हिस्सा है। इन तथ्यों को याद रखना इस पूरे दौर को समझने में मदद करता है। और जैसा हमने कहा था, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक आसान सा सवाल, जिसका जवाब आज की बातचीत में ही छिपा है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इस पर जरूर सोचिएगा।